नमस्कार, सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजेंद्र। उड़ीसा के दौरे के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम पहुंचे तो हजारों करोड़ रुपए की विकास की सौगात दी है। क्या रहा प्रधानमंत्री मोदी के असम दौरे में, खास करेंगे विस्तार से चर्चा। होगी बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी मंत्री आतिशी की दिल्ली पुलिस के साथ चल रही लिखा छिपी की भी। बताएंगे इंडी गठबंधन में आज किस पार्टी के बयान के बाद विपक्षी एकता पर फिर से उठने लगे हैं सवाल। होगी बात देश में मौसम के बदलते मिजाज की भी। दिखाएंगे खबर उत्तराखंड सरकार की यूसीसी लाने की तैयारियों की भी। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। पूर्वोत्तर बन रहा है दक्षिण पूर्वी एशिया का संपर्क द्वार। मां कामाख्या दिव्य लोक सहित असम के लिए 11,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का प्रधानमंत्री ने किया उद्घाटन शिलान्यास। कहा भारतीयों का जीवन सुखी बनाना मोदी की गारंटी। तीर्थ और ईस्ट हजारों वर्ष की है अमिट निशानी। प्रधानमंत्री ने दोहराया भाजपा सरकार की है नीति, विकास और विरासत दोनों साथ साथ। किया राजनीतिक वार, कहा जड़ों से कटने वालों का नहीं हो सकता है विकास। समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी में उत्तराखंड सरकार। सोमवार को बुलाए गए विधानसभा के विशेष सत्र से पहले कैबिनेट की बैठक में यूसीसी को ड्राफ्ट पर लगी मोहर। राष्ट्रमंडल अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल सम्मेलन का समापन। राष्ट्रपति ने न्याय के विभिन्न आयामों में सामाजिक न्याय को शामिल करने पर दिया जोर। अमित शाह ने कहा नए आपराधिक कानून से 3 साल के भीतर न्याय की गारंटी। देश भर में भाजपा का गांव चलो अभियान। 4 से 11 फरवरी तक चलेगी मुहिम। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है मकसद। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांगड़ा में पार्टी पदाधिकारियों के साथ की बैठक। विधायकों के खरीद फरोख्त के आरोपों पर एक्शन में दिल्ली पुलिस। केजरीवाल के बाद आतिशी को सौंपा नोटिस। भाजपा ने किया जोरदार हमला, कहा झूठ बोलने वालों को हर हाल में देना होगा जवाब। भाजपा का विशेष अभियान घर गांव तक पहुंचने की कोशिश है और अपने आप में 4 से 11 फरवरी तक चलेगा यह विशेष गांव चलो अभियान। पहाड़ों से लेकर मैदान तक बदला मौसम का मिजाज। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश ने बढ़ाई ठंड। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में ताजा बर्फबारी से सड़क यातायात प्रभावित। तो खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। पूर्वी भारत के विकास को संकल्पबद्ध पीएम मोदी अपने कल के उड़ीसा दौरे के बाद आज असम के दौरे पर थे, जहां उन्होंने 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की है। पीएम मोदी ने गुवाहाटी में मां कामाख्या दिव्य लोक परियोजना का शिलान्यास किया तो रेल, सड़क, हवाई, स्वास्थ्य और खेल की सेक्टर की कई परियोजनाओं की असम की जनता को सौगात दी है। पीएम मोदी ने कहा कि जल्द ही मां कामाख्या कॉरिडोर पूर्वोत्तर के पर्यटन का प्रवेश द्वार बनने वाला है। प्रधानमंत्री ने गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मां कामाख्या दिव्य लोक परियोजना का शिलान्यास किया। केंद्र सरकार की मदद से इस परियोजना पर 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके पूरा होने के बाद श्रद्धालुओं को सुविधा होगी। इस दिव्य लोक की जो कल्पना की गई है, मुझे इसके बारे में विस्तार से बताया गया है।
जब ये बनकर पूरा होगा तो ये देश और दुनिया भर से आने वाले मां के भक्तों को असीम आनंद से भर देगा। असम के लिए कुल 11,000 करोड़ रुपए की अधिक की लागत की 10 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया, जिसमें गुवाहाटी में 297 करोड़ की लागत से एकता मॉल का निर्माण शामिल है। इसमें स्थानीय उत्पादों को बिक्री के लिए एक बड़ा मंच मिलेगा। गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज का नए सिरे से निर्माण, जिसके तहत 2,225 बेड वाला अस्पताल तैयार होगा। बराक घाटी के कोरिंगगंज में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी। वहीं 832 करोड़ की लागत से गुवाहाटी स्टेडियम का कायाकल्प होगा। इसके अलावा 3400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से कई सड़क उन्नयन परियोजनाओं की आधारशिला प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई। गोपीनाथ हवाई अड्डे से जोड़ने वाली सड़कों का शिलान्यास, वहीं 1000 किलोमीटर लंबाई की 43 सड़कों का उन्नयन शामिल है। वहीं डोलाबारी से जमुगुरी और विश्वनाथ चरियाली से गोहपुर तक 4 लेन परियोजनाओं का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री ने किया। पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने यहाँ विकास पर होने वाले खर्च को 4 गुना बढ़ाया है। 2014 के बाद रेलवे ट्रैक की लंबाई 1900 किलोमीटर से ज्यादा बढ़ाई गई। 2014 से पहले की तुलना में रेल बजट करीब करीब 400% बढ़ाया गया है। और तब तो प्रधानमंत्री आपके आसाम से चुन करके जाते थे। उससे ज्यादा काम ये आपका साथी कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर में बढ़ रहा इंफ्रा और स्थायी शांति के प्रयासों ने लोगों के जीवन में रोजगार, शिक्षा और पर्यटन के नए अवसर दिए हैं। Modi ji has definitely taken Assam specifically to great heights, representing our culture, representing our weaving styles that holds our pride from the ancient times. सब कुछ अच्छा लगा। मोदी जी ने नया अभी और कुछ बनाने के लिए बोला, बनाएगा, ब्रिज बनाएगा। मोदी जी जो बोल रहे हैं वो सब तो कर ही रहे। कामाख्या मंदिर हम लोग का असम का ये पवित्र धाम है, इसीलिए बहुत अच्छा लगा। You know, the Prime Minister is the only person who has looked for the Northeast, which has been neglected by other government. And Northeast has been declared as Ashtalakshmi, and we all are proud to be Northeastern, and we are proud to have a Prime Minister like नरेंद्र मोदी जी। पूर्वोत्तर राज्यों को देश का ग्रोथ इंजन बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने बीते 10 साल में इंफ्रा का विकास तो किया ही है, साथ ही सामाजिक विकास की योजनाओं का भी 100% क्रियान्वयन भी सुनिश्चित किया है। आपके सपने मेरा संकल्प है। मोदी की गारंटी पूरी करने की गारंटी है। इस विश्वास के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ असम को बल्कि पूरे पूर्वोत्तर को आज संबोधित किया और ये कहा कि मैं चाहता हूं कि पूर्वोत्तर दक्षिण एशिया के दूसरे देशों के बराबर आकर खड़ा हो जाए, ताकि भारत 2047 तक विकसित भारत बन सके। कैमरामैन आनंद के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज, गुवाहाटी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज असम पहुंचे तो उन्होंने विरासत के साथ विकास के मंत्र को एक बार फिर से देश के सामने रखा। पीएम मोदी ने कहा कि जो देश अपनी विरासत का सम्मान नहीं कर सकता वो कभी भी विकास नहीं कर सकता। उन्होंने पहले की सरकारों पर विरासत की अनदेखी करने का आरोप लगाया और कहा कि उनकी सरकार देश में एक नई सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अलख जगा रही है। हमारे तीर्थ, हमारे मंदिर, हमारी आस्था के स्थान ये सिर्फ दर्शन करने की ही स्थली है ऐसा नहीं है। ये हजारों वर्षों की हमारी सभ्यता की यात्रा की अमिट निशानियां हैं। दुर्भाग्य से आजादी के बाद जिन्होंने लंबे समय तक देश में सरकारें चलाई वो भी आस्था के इन पवित्र स्थानों का महत्व समझ नहीं पाए। कोई भी देश अपने अतीत को
ऐसे मिटाकर, ऐसे भुलाकर, अपनी जड़ों को काटकर कभी विकसित नहीं हो सकता। मुझे संतोष है कि बीते 10 वर्षों में अब भारत में स्थितियां बदल गई है। भाजपा की डबल इंजन सरकार ने विकास और विरासत को अपनी नीति का हिस्सा बनाया है। देश का सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास सुनिश्चित करने के लिए बीते 10 साल से लगातार प्रधानमंत्री मोदी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। देश के हर एक वर्ग और हर एक हिस्से को विकास से उन्होंने जोड़ा है। इसी सोच और नियत की वजह से 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए, 4 करोड़ लोगों को पक्के मकान मिले, उज्ज्वला से 10 करोड़ गैस कनेक्शन मिले और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है। आज पूरा देश कह रहा है कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। मैंने गरीबों को, महिलाओं को, युवा और किसान को मूल सुविधा देने की गारंटी दी है। आज इनमें से अधिकतर गारंटियां पूरी हो रही है। हमने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान भी देखा है, जो भी सरकारी योजनाओं से वंचित थे उन तक पहुंचने के लिए मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंची है। पूरे देश में करीब करीब 20 करोड़ लोग सीधे तौर पर विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री ने गुवाहाटी में खानपाड़ा में वेटनरी कॉलेज में आयोजित जनसभा में भरोसा दिलाया कि देशवासियों के सपने ही सरकार के संकल्प हैं और मोदी सरकार का एक ही लक्ष्य है, वो है सभी भारतीयों के जीवन को सुखी और समृद्ध बनाना। विशाल बैरिस्टो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री के असम दौरे पर क्या है खास, इस पर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। प्लान था कड़क करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। अरे रामदयाल, तेरी उपज का क्या हुआ? अरे औने पौने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची। और तुम्हारी उपज? मेरी उपज ये रही मेरे मोबाइल में एकदम सुरक्षित। अरे ये तो कोई रसीद लगती है। कोई रसीद नहीं, डिजिटल रसीद है जो WDRA से पंजीकृत वेयर हाउस में उपज रखने से मिलती है। WDRA? WDRA भारत सरकार की एक संस्था है जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयर हाउसों को पंजीकृत करता है। अच्छा, अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला। देखा, इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया। ये तो कमाल हो गया। कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो, जब और जहाँ उपज के अच्छे दाम मिलेंगे उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा। अरे वाह। मुन्नी, पापा आप मेरा नया बैग लाए? हाँ, ये रहा तुम्हारा नया बैग। और तुम्हारे लिए झुमके। WDRA का प्रयास, किसानों का आर्थिक विकास। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करे तैयारी। NPS जरूरी है। बोला
आप कौन? अरे वो सब छोड़ो, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट स्कीम आई है। आज 2000 डालोगे, कल 4 मिलेगा, परसों 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। लिंक भेज दिया, जल्दी क्लिक करो। यूपीआई कहता है इन फर्जी इन्वेस्टमेंट वाले स्कीमों में ना फंसो, अपने पैसे का ध्यान खुद रखो। क्या समझे? क्या समझेंगे, आप ही समझा लीजिए, हम क्या समझेंगे। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाएं। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। अब आप घर जा सकते हैं। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। मोदी सरकार की गारंटी, भारत होगा गरीबी मुक्त। 5 सालों में 13 करोड़ 50 लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। हमारा संकल्प, विकसित भारत। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है न्यूज़ नाइट में। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको खबर दिखाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम के आज के दौरे को लेकर। इस पर करेंगे चर्चा। इसी से जुड़ा है हमारा आज का विशेष भी। असम में पीएम मोदी का मंत्र विरासत के साथ विकास, और अपने आप में ये साफ तौर से दिखाई भी पड़ा। इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ में खास मेहमान भी इस वक्त मौजूद हैं। रविशंकर रवि जी, जो कि एडिटर हैं दैनिक पूर्वोदय के। सर, बहुत बहुत स्वागत है। और जो बात हमने कही कि किस प्रकार से विरासत और विकास एक साथ चले, इस बात को फिर से प्रधानमंत्री ने आज पूर्वोत्तर में असम में एक बार फिर से स्थापित करने की कोशिश की है। आपने बहुत सही कहा कि आज जो प्रधानमंत्री ने यहाँ पर भाषण दिया है वो अद्वितीय और अद्भुत भाषण था। वैसे प्रधानमंत्री जब भी पूर्वोत्तर में आते हैं और वो जो कुछ बोलते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन चूंकि मैं बहुत दिनों से प्रधानमंत्री को पूर्वोत्तर के दौरे को कवर करता रहा हूं, और आज उन्होंने जिस ढंग से और जिस आत्मविश्वास के साथ भाषण दिया वो अद्वितीय। उन्होंने विकास के साथ विरासत की बात की, और उन्होंने यह भी कहा, इस बात को अंडरलाइन किया कि पूर्वोत्तर ने जो भी सपने देखे हैं उन सपने को पूरा होते हुए मैं देख रहा हूं। यह जो आत्मविश्वास है, और पूर्वोत्तर के हर तरह की समस्याओं का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने अपने उन समय का जिक्र किया जब वो भाजपा के एक संगठक के रूप में पूर्वोत्तर में घूमा करते थे, और उस समय के हालात और अभी के हालात की उन्होंने तुलना की। और देखिए, आज जब उनके साथ मंच पर कौन लोग, जब श्री राम सीता मैया के उद्धार के लिए निकले और श्रीलंका की तरफ जा रहे थे, तो उन्होंने निषाद, मल्लाह, भील, सुग्रीव, ऐसे पात्रों का उन्होंने सहयोग लिया जी। आज जो मंच पर थे प्रधानमंत्री के साथ, अब जैसे प्रमोद बोड़ो जो यूपीपीएल के अध्यक्ष हैं, वो क्या थे? वो देखिए, कोयला के खान में मेघालय में वहां पर श्रमिक थे, वो उन्होंने रिक्शा चलाया और एक संघर्ष किया। ऐसे तमाम लोगों को प्रधानमंत्री ने इज्जत दी, अपने साथ मंच पर बैठाया। अतुल बोरा एक लंबे समय से आंदोलन करते हुए लोग थे। यह चीजें दिखती हैं, यह बोलने से नहीं होता है, लंबी लंबी बातें करने से नहीं होता है। मोदी जी का जो यह व्यवहार, ऐसे लोग जमीन से आए हैं, संघर्ष से निकल कर आए हैं, अपने साथ इज्जत दी। और आज जो मोदी जी ने जो विरासत की बात की, कामाख्या मंदिर दिव्य लोक जो परियोजना है, उसके बारे में उन्होंने बात की और उसको काशी से जोड़ा, अयोध्या से जोड़ा, और यह बताया कि हमारी विरासत भी हमारी आर्थिक संपदा के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल रवि जी, एक महत्वपूर्ण चीज़ ये, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जब इन तमाम बातों का जिक्र किया तो उन्होंने ढांचागत विकास में कनेक्टिविटी हो या अन्य प्रकार के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें किस तेज़ गति से पूर्वोत्तर में असम में काम हुआ है उसका जिक्र भी किया। उन्होंने इस बात को भी कहा कि पहले तो प्रधानमंत्री आप ही के यहाँ से आते थे, उस वक्त का लेखा जोखा दिया और बताया कि आपका ये साथी किस तरीके से तेज़ी से कई गुना ज़्यादा काम कर रहा। तो आपको लगता है कि
विकास भी तेज गति से हुआ, उसका स्केल दिखाई पड़ रहा है, साथ ही साथ शांति स्थापना भी, जो बात कह रहे हैं कि आप शब्दों से नहीं बल्कि एक्शन से दिखाई पड़ रहा है। जी, यही जो अंतर है अभी तक का जो अंतर दिख रहा है। पहले लोग लंबी लंबी बातें करते थे, लेकिन वो चीजें एक्शन में नहीं दिखती थी। मुझे याद है गुवाहाटी से सिलचर का डबलीकरण या छोड़ दीजिए ब्रॉड गेज बनाने का काम दशकों तक लंबित रहा। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि एक निश्चित समय सीमा के अंदर वह रेल लाइन बनेगी और जितने भी उग्रवादी दिक्कतें हैं उसका समाधान होगा। उन्होंने वहां पर आर्मी को डिप्यूट कर दिया और वह रेल लाइन तैयार हो गई। और यही वजह है कि आज अगरतला के लोग राजधानी में बैठकर दिल्ली तक पहुंच रहे हैं। आप ब्रह्मपुत्र पर इतने दिनों से ब्रह्मपुत्र में इस पार और उस पार में यात्रा में इतनी दिक्कत होती थी जी, परियोजनाएं लंबी पड़ी हुई है। उन्होंने आकर बोगीबिल परियोजना का, सदिया धौला जो ब्रह्मपुत्र के ऊपर ब्रिज है उसका उन्होंने उद्घाटन किया आकर, और अभी गुवाहाटी में 3-4 और ब्रह्मपुत्र पर ब्रिज बनने वाले हैं। ये जो देखिए पूर्वोत्तर को क्या चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए, विकास का मौका चाहिए, संसाधन तो है इसके पास। आज प्रधानमंत्री ने इस बात को बार बार रेखांकित किया कि पूर्वोत्तर में पहले भी ये सारी चीज थी, ये सुंदर पहाड़, ये घने जंगल, ये नदियां, पर्यटक क्यों नहीं आते थे? अशांति थी और उस जगह तक पहुंचने की व्यवस्था नहीं थी। अगर आप पिछले 9.5 साल को देखें तो यह सही बात है। मैं पूरी ईमानदारी से इस बात को कहता हूं कि पूर्वोत्तर में नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो बेसिक संरचनाओं का निर्माण हुआ है और लोगों में विश्वास हुआ, वो सपने लोग देख ही नहीं सकते। बिल्कुल, और वो कहीं ना कहीं अब हकीकत में भी दिखाई पड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, आंदोलन होता था और अब शांति स्थापना होने के साथ में विकास उनको मिल रही है। जी, विकास एक नए स्केल, लोगों ने सोचा भी नहीं था। जी, विकास एक नए स्केल तक गया, ये भी साफ तौर से दिखाई पड़ रहा है। सर एक चीज और, क्योंकि अब आस्था के माध्यम से पर्यटन का एक नए विस्तार की बात मां कामाख्या कॉरिडोर के माध्यम से की है और पूर्वोत्तर के प्रवेश द्वार से आगे बढ़ते हुए जो साउथ ईस्ट एशिया के तमाम देश हैं उन तक विकास की एक बयार आगे बढ़े, इस बात को भी प्रधानमंत्री ने आज साफ तौर से रखा है। और आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और उसके लिए कनेक्टिविटी सबसे महत्वपूर्ण है कि अभी गुवाहाटी से अगर आसियान देशों की यात्रा करनी है तो उसके लिए कनेक्टिविटी चाहिए। और गुवाहाटी आज एजुकेशन का, हेल्थ का बहुत बड़ा हब बन रहा है साउथ ईस्ट एशिया में। आज जो प्रधानमंत्री ने गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज के लिए जो नए निवेश की जो घोषणा की, और वो सबसे बड़ा नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा वो मेडिकल सेंटर के रूप में एस्टेब्लिश हो रहा, क्या समझते हैं? उससे बांग्लादेश के लोग आ रहे हैं, भूटान के लोग यहाँ पर इलाज के लिए आ रहे हैं। तो यह तो तभी संभव है ना, एक तो ये कि पूर्वोत्तर में शांति हो, दूसरा यहाँ पर वो इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और वह चीजें दिख रही है। और ये बहुत अच्छी बात है कि असम के मुख्यमंत्री केंद्र सरकार की उन योजनाओं को जमीन पर लागू करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा। बिल्कुल, और शायद इसीलिए डबल इंजन सरकार का फायदा भी आम जनता को मिलता नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया रविशंकर रवि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए। फिलहाल वक्त इतनी ही अनुमति दे रहा है, शुक्रिया आपका। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होंगे कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। पेमेंट फेल, लेकिन पैसे तो कट गए, गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए, अगर अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। योर बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन।
तू आज ही SBI में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। SBI सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। और ब्रेक के बाद कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। आचार्य SN गोयनका के शताब्दी वर्ष समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक वीडियो संदेश में कहा कि गोयनका जी का जीवन पूरे विश्व के लिए था। विपश्यना के लिए गोयनका जी के अद्वितीय योगदान को प्रधानमंत्री ने याद किया। प्रधानमंत्री ने भारत के प्राचीन विज्ञान को आगे बढ़कर अपनाने और इस पर गर्व करने का आह्वान किया है। विपश्यना सेल्फ ऑब्जर्वेशन के माध्यम से सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का मार्ग है। इसका महत्व तब भी था जब हजारों वर्ष पूर्व इसका जन्म हुआ और आज के जीवन में ये और भी प्रासंगिक हो गई है। आज दुनिया जिस तरह की चुनौतियों से घिरी हुई है, उसका समाधान करने की बड़ी शक्ति विपश्यना में भी समाहित है। गुरुजी के प्रयासों की वजह से दुनिया के 80 से ज्यादा देशों ने ध्यान के महत्व को समझा है और इसे अपनाया है। आचार्य श्री गोयनका जी उन महान लोगों में से हैं जिन्होंने विपश्यना को फिर से एक वैश्विक पहचान दी। विपक्षी इंडी गठबंधन आपसी खींचतान में इन दिनों उलझा हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं भाजपा अपने 2024 के एजेंडे को धार देने में लगी दिखाई पड़ रही है और ज़मीनी काम तेज गति से भी करती दिख रही है। भाजपा ने देश के हर गांव तक पहुंचने के लिए आज से राष्ट्रव्यापी गांव चलो अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत देश के 7 लाख गांव तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। इस बीच पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा ने हिमाचल में पार्टी के संगठन की बैठक की, तो विभिन्न राज्यों में भी भाजपा के संगठन की बैठक हुई और 2024 के अभियान को धार देने पर काम हुआ। लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में भाजपा धीरे धीरे चुनावी तैयारियों को धार देने में जुट गई है। इस कड़ी में बीजेपी ने रविवार से राष्ट्रव्यापी गांव चलो अभियान शुरू किया है। ये अभियान 11 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान 7 लाख गांवों और शहर के हर बूथ पर पार्टी कार्यकर्ता की मौजूदगी रहेगी। इस अभियान के तहत पार्टी के नेता मोदी सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। इस अभियान का उद्देश्य मोदी सरकार के काम को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। इस अभियान के तहत भाजपा के 988 जिलों और 16,188 मंडलों में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इस बीच हिमाचल प्रदेश में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने रविवार को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में प्रदेश भाजपा पदाधिकारियों की संगठनात्मक बैठक को संबोधित किया। बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर समेत विभिन्न प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने 2.5 घंटे तक चली इस बैठक में लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर मार्गदर्शन किया। 2.5 घंटा चलने वाली इस बैठक में 2024 चुनाव की दृष्टि से समस्त व्यवस्थाओं के संबंध में मार्गदर्शन दिया गया। 2024 में हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें जीतने के लिए किस किस तरीके के साथ संगठन को आगे बढ़ना है, वह समस्त दिशा निर्देश आज की बैठक में दिए गए। उधर राजस्थान में भी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी की अध्यक्षता में भाजपा कोर ग्रुप की बैठक हुई। बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने हिस्सा लिया। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि राजस्थान सभी 25 सीटों पर भाजपा विजयी होगी। निश्चित रूप से 25 सीटें हम लोग जीतेंगे और लोकसभा में भी पिछली बार से ज्यादा हमको बहुमत मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है। कार्यकर्ता हमारे हमेशा जनता के बीच रहते हैं, नेता भी जनता के बीच रहते हैं।
छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में भाजपा विधायक दल की बैठक हुई। मध्य प्रदेश भाजपा की लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह ने रविवार को भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर दीवार लेखन किया। इस अवसर पर चुनाव प्रबंधन विभाग के प्रदेश संयोजक प्रदीप त्रिपाठी सहित जिला पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। ब्यूरो इनपुट के साथ धर्मशाला से नंदनी मित्तल और भोपाल से आदित्य श्रीवास्तव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बात यूसीसी की। उत्तराखंड प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता की ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी मिल गई है। सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के दौरान यूसीसी विधेयक को सदन के पटल पर रखा जाएगा। सदन से पारित होने के बाद इसे राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राज्यपाल से मंजूरी के बाद ये अधिनियम बन जाएगा। 2 फरवरी को यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी का ड्राफ्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा गया था। उत्तराखंड सरकार की ओर से गठित समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने वाली जस्टिस रंजना देसाई कमेटी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंपी थी। समान नागरिक संहिता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 2022 के चुनावी वायदों में शामिल था, जिसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने यूसीसी लागू करने के लिए जस्टिस देसाई की अध्यक्षता में समिति गठित की थी। ड्राफ्ट तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री ने समिति का 3 बार कार्यकाल बढ़ाया। इस दौरान समिति ने ऑनलाइन और ऑफलाइन आधार पर जनता से यूसीसी को लेकर सुझाव मांगे। विशेषज्ञ समिति ने उप समिति बनाकर समाज के विशिष्ट लोगों, समाज सेवियों, धार्मिक नेताओं, संतों और जागरूक नागरिकों के साथ भी चर्चा की और सुझाव हासिल किए। समिति को करीब 2.5 लाख सुझाव प्राप्त हुए। समिति ने केंद्रीय विधि आयोग के साथ भी यूसीसी पर चर्चा की थी। और इस बड़ी खबर पर अधिक हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ में बहुत ही खास मेहमान अश्विनी उपाध्याय जी इस वक्त मौजूद हैं और यूसीसी को कैबिनेट की मंजूरी उत्तराखंड में मिल गई है। ये अपने आप में इस वक्त की बड़ी खबर। अश्विनी उपाध्याय जी का संविधान विशेषज्ञ हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन पे। क्योंकि यूसीसी को लेकर एक पूरी कानूनी लड़ाई को आप बहुत आगे तक लेकर गए हैं, सुप्रीम कोर्ट तक, तो आपसे इस बात को समझना ज़रूरी है। हालांकि ड्राफ्ट की जो जानकारी है उत्तराखंड की वो भी सार्वजनिक नहीं हुई है कि उसमें क्या है, लेकिन आपके माध्यम से यूसीसी क्यों जरूरी है आज के समय में भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत समान अधिकारों को लेकर? देखिए, भारत न बाइबल से चलता है न कुरान से चलता है। भारत चलता है संविधान से, और संविधान 2 शब्दों से मिलकर बना है, संविधान। यानी ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो, उसको कहते हैं संविधान। दुर्भाग्यवश आज भी भारत में हिंदू का अलग विधान चल रहा है, मुस्लिम का अलग विधान चल रहा है, पारसी का अलग विधान चल रहा है, ईसाई का अलग विधान चल रहा है। समान नागरिक संहिता का मतलब ये सारे जो अलग अलग विधान है ये खत्म हो जाएंगे और सबके लिए एक विधान होगा। ये जरूरी क्यों है? ये जरूरी इसलिए है कि संविधान का आर्टिकल 13 ये कहता है कि स्वतंत्रता के बाद रिपब्लिक डे, जिस दिन भारत में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया, उस समय पहले के बने सभी भेदभाव वाले कानून खत्म हो जाने चाहिए, जितनी कुरीतियां खत्म होनी चाहिए, कुप्रथाएं खत्म होनी चाहिए। हमने कुछ कुरीतियों के खिलाफ कानून बनाया, सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया, छुआछूत के खिलाफ कानून बनाया, और भी ऐसी कुछ कुरीतियां आ गई थी गुलामी के दौरान जिनके खिलाफ हमने कानून बनाया। लेकिन बहुत सारी ऐसी कुरीतियां थी जो मुगल कालीन कुरीतियां थी, जैसे निकाह हलाला, निकाह मुता, निकाह मिस्यार, तहर्रुस, इसके अलावा तलाके बिद्दत, तलाके हसन, तलाके एहसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया, ऐसी और बहुत सारी कुरीतियां थी जो मुगल काल में आई। उनके खिलाफ हमने कानून नहीं बनाया। हमने बहुत सारे कानून खत्म किए, लेकिन 1872 का क्रिश्चियन मैरिज एक्ट नहीं खत्म किया, 1936 का पारसी मैरिज एक्ट नहीं खत्म किया, 1937 का शरीयत एक्ट नहीं खत्म किया, जिसके कारण से भेदभाव चलता रहा बहन बेटियों के साथ और उनके साथ नाइंसाफी होती रही। यूनिफॉर्म सिविल कोड का फायदा ये होगा सभी बेटियों की, अभी तो चूंकि उत्तराखंड में लागू हो रहा है और मुझे लगता है उत्तराखंड वाला जो ड्राफ्ट है, जो कानून आएगा, ये बाकी अन्य राज्यों के लिए मॉडल हो जाएगा। और उत्तराखंड के बाद पहले अनाउंसमेंट हो चुका है कि गुजरात भी करने वाला है, असम भी करने वाला है, 2-3 राज्य और भी करने वाले हैं। तो मुझे लगता है आज नहीं तो कल ये जो उत्तराखंड का मॉडल जो कानून होगा, ये राष्ट्रीय स्तर पे भी एक मॉडल का काम करेगा।
सर एक चीज समझना चाहेंगे सर आपसे, क्योंकि आप जिस बात को कह रहे हैं कि बदल जाएगा, क्या बदलेगा? मतलब अधिकारों के लिहाज से, पुरुष महिला के भेद के लिहाज से, या फिर संपत्ति के अधिकार के लिहाज से, क्या वो बड़ी कुप्रथाएं या व्यवस्थाएं हैं जिनमें एक बड़ा परिवर्तन आएगा और समानता सर्वतौर पे दिखाई पड़ती नजर आएगी? देखिए, सबसे पहला बदलाव तो ये हो जाएगा कि लड़कियों की शादी की उम्र एक समान हो जाएगी। अभी हिंदू जैन बौद्ध में जो शादी की उम्र है ना, मिनिमम एज ऑफ मैरिज है वो 18 साल है, लेकिन हमारी मुस्लिम बेटियों की शादी की उम्र मात्र 9 साल है। तो अब ये यूसीसी आएगा तो हमारी मुस्लिम बेटियों की शादी की उम्र भी मिनिमम जो है वो 18 साल हो जाएगी। इसका मतलब कम से कम वो भी 12वीं कर लेंगी, वो भी थोड़ी पढ़ लिख जाएंगी। जब पढ़ेंगी तो आगे बढ़ेंगी, स्वाभाविक सी बात है। 10, 11, 12 साल में शादी हो जाती है, 14, 15 साल तक उनके बच्चे हो जाते हैं, तो उनकी पूरी जिंदगी फिर इसी काम में लग जाती है। यूनिफॉर्म, ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो शादी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा। शादी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा तो शादी को तोड़ना कठिन हो जाएगा। जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स और प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स कॉमन हो जाएगा। प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स का मतलब ये हुआ कि सबका डिवोर्स कोर्ट के जरिए होगा। अभी हिंदू जैन बौद्ध सिख में जो डिवोर्स होता है कोर्ट के जरिए होता है, लेकिन मुस्लिम बेटियों का जो डिवोर्स है वो अभी भी ट्रिपल तलाक खत्म होने के बावजूद भी तलाके हसन चल रहा है, तलाके एहसन चल रहा है, तलाके बाइन चल रहा है, तलाके किनाया चल रहा है। तो जब यूसीसी आएगा तो वो चारों जो डिवोर्स है वो भी खत्म हो जाएंगे। इसी तरीके से यूसीसी आने के बाद मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ता, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबको मिलेगा। हिंदू जैन बौद्ध सिख का डिवोर्स होता है तो गुजारा भत्ता मिलता है, किसी को 5 साल मिलता है, किसी को 8 साल तक मिलता है, किसी को 10 साल तक मिलता है, किसी को 50 लाख मिलता है। डिपेंड करता है कि हस्बैंड की इनकम कैसी है, उसके घर की स्थिति कैसी है। लेकिन मुस्लिम बेटियों को डिवोर्स, उनको मेंटेनेंस नहीं मिलता, गुजारा भत्ता नहीं मिलता। मैं आपको लेटेस्ट एग्जांपल बताता हूं। नोएडा में एक चैनल की एंकर है और एक चैनल में पत्रकार है, उसको बेचारी को तलाके हसन दिया है, 2 चिट्ठी भेज दिया, एक बार ईमेल भेज दिया और उसको पेटीएम पे 15,000 रुपए भेज दिया, बोला तुम्हारा ये 3 महीने की खर्चा हो गया, और 2,000 रुपए उसको पेटीएम कर दिया, बोला ये बच्चे का दूध का खर्चा। अब 17,000 रुपए में एक माँ अपने बच्चे को लेके नोएडा में कैसे रह सकती है? चलो वो तो नौकरी कर रही है एक चैनल में, इसलिए अपना सर्वाइव कर रही है, लेकिन बाकी लड़कियां तो नहीं कर सकती हैं। तो गुजारा भत्ता सबको मिलेगा। यूसीसी आएगा, बच्चा गोद लेने का अधिकार सबको मिल जाएगा। हिंदू जैन बौद्ध सिख में गोद लेने का अधिकार सबको है, लेकिन हमारी मुस्लिम बेटियों को गोद लेने का अधिकार नहीं है। यूसीसी आएगा, भरण पोषण का अधिकार सबको मिल जाएगा। यूसीसी आएगा तो प्रॉपर्टी में जो राइट है वो सबको समान हो जाएगा, यानी जो मुस्लिम बेटियां हैं उनको भी विरासत का एक समान अधिकार मिल जाएगा बेटे के बराबर, वसीयत का एक समान अधिकार मिल जाएगा बेटे के बराबर, और सबसे इंपॉर्टेंट, एक पति एक पत्नी का नियम सब पे लागू हो जाएगा। हलाला, मुताह, मिस्यार, ये बलात्कार घोषित हो जाएगा। ये जो और भी कुछ कुरीतियां चल रही हैं ये सारी खत्म हो जाएंगी। इसलिए मेरा ये मानना है कि यूसीसी सबके लिए अच्छा है, खासतौर पे मुस्लिम बेटियों के लिए बहुत जरूरी है। जी, एक सवाल और संक्षेप में आपसे जवाब समझना चाहेंगे, क्योंकि आप कानूनी और संविधान विशेषज्ञ हैं। लेकिन इस यूसीसी को विरोध करने वाले कहते हैं कि साहब हमें मूलभूत अधिकारों के तहत हमारे धर्म को मानने का एक अधिकार है, उसके आधार पर हमारी जो व्यवस्थाएं चली आ रही है उसके आधार पर हम उन पद्धतियों को मानते रहेंगे। ये भी एक कानून सम्मत बात है, ये विरोधाभास है, इसको लेकर आप कैसे स्पष्टता देंगे? नहीं, जो लोग वो बात करते हैं ऐसे लगता है उनको संविधान की ABCD नहीं पता है। संविधान धर्म का अधिकार देता है, अधर्म का नहीं। संविधान रीतियों का अधिकार देता है, कुरीतियों का नहीं। संविधान प्रथा का अधिकार देता है, कुप्रथा का नहीं। बेटे और बेटी में भेदभाव करना अधर्म है, बेटे और बेटी में भेदभाव करना कुरीति है, कुप्रथा है। बहुत सारी कुरीतियों के खिलाफ कानून बना है, लेकिन जो मुगल कालीन विदेशी कुरीतियां हैं हमने उनके खिलाफ कानून नहीं बनाया। ये यूसीसी उन सभी विदेशी कुरीतियों को जो अरब के द्वारा यहाँ पे थोपी गई हैं या मुगलों के द्वारा या मंगोलियों के द्वारा थोपी गई हैं, वो सारी कुरीतियां खत्म हो जाएंगी। जी, सुनील उपाध्याय जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए। निश्चित तौर से उत्तराखंड में एक बड़ी पहल हुई है और संभवतः कल ये विधानसभा के पटल पे भी आ सकता है। उसके बाद में अगर वहाँ से कानून बनता है तो फिर ये बाकी राज्यों के लिए भी एक नज़ीर होगा। सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होंगे, कुछ और महत्वपूर्ण खबरों को आपसे रूबरू कराएंगे। भोला कौन है? मैं पर हुआ क्या? बिजली का बिल नहीं भरा और पूछता है हुआ क्या? जल्दी से ऐप डाउनलोड कर। बिल तो भर दिया था, फिर डर क्यों रहे हो? हाँ, नकली चाकू, नकली बिल। यूपीआई कहता है कोई भी अनजान ऐप डाउनलोड ना करें, अपने पैसे का ख्याल खुद रखें। चलिए, आपको पनवेल नहीं जाना है? पनवेल?
निकलिए। सिर्फ बोला। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाओ। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। कुछ महीने पहले मेरे दोस्त की हेल्थ अचानक खराब हुई और कुछ दिनों में ही उसकी डेथ हो गई। उसने पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ था। मैंने पॉलिसी बाजार को कांटेक्ट किया। उनकी टीम ने क्लेम दिलाने में उसकी पेरेंट्स की पूरी हेल्प की। क्लेम के टाइम पे आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। मोदी सरकार की गारंटी, सबका अपने पक्के घर का सपना होगा पूरा। 4 करोड़ पक्के घरों का निर्माण, हमारा संकल्प विकसित भारत। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। कितनी देर कर दी आने में, कितने परेशान थे हम तुम्हारे बिना। तुम्हें कुछ हमारा ख्याल था कि नहीं? मेरी और दीदी की तो पढ़ाई तक छूट गई थी, तुम तो थे नहीं। माँ ने कितनी ठोकरें खाई है, तुम सोच भी नहीं सकते। उनकी सेहत कितनी बिगड़ने लगी थी भाई साहब। हर महीने कोई ना कोई बीमारी, डॉक्टर के भी पैसे कहाँ थे हमारे पास। पर जब से तुम आए हो ना, तब से सारी परेशानी की छुट्टी हो गई। अब तुम संभालो, हम तो भैया चले स्कूल को। प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व में सिर्फ 4 सालों में 3 करोड़ से 14 करोड़ ग्रामीण घरों में नल से शुद्ध जल। कष्टों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। और बात दिल्ली से। दिल्ली का मौसम इन दिनों भले ही बेहद सर्द हो, लेकिन सियासत बहुत गर्म दिख रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी मंत्री आतिशी ने भाजपा पर उनके विधायक खरीदने का आरोप लगाया था, लेकिन इस मामले में भाजपा ने मामला दर्ज कराया, जिसके बाद से दोनों ही नेता पुलिस से बचते दिख रहे हैं, जबकि दिल्ली की क्राइम ब्रांच उन्हें सबूत देने के लिए कह रही है। इस पूरे मामले में आज भी भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच बयानबाजी देखने को मिली। दिल्ली पुलिस आम आदमी के विधायकों के खरीदो फरोख्त के आरोप की तह तक जाने की हर संभव कोशिश कर रही है। इसी क्रम में क्राइम ब्रांच ने रविवार सुबह आप सरकार में मंत्री आतिशी के घर पर दस्तक दी। हालांकि जब पुलिस पहुंची तो आतिशी अपने घर पर मौजूद नहीं थी। ऐसे में कुछ इंतजार करने के बाद अधिकारी आतिशी के स्टाफ को नोटिस सौंपकर चले गए। उन्हें जवाब देने के लिए 24 घंटे का समय दिया गया है। भाजपा सीएम केजरीवाल और आतिशी पर हमलावर है। भाजपा कह रही है कि झूठ बोला है, जवाब तो देना ही होगा। अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलना, सेंसेशन पैदा करना और रोज नई एक मनोहर कहानियां गढ़ना, ये अरविंद केजरीवाल की नियति बन गई है। मुझे लगता है कि इस बार वो बच नहीं पाएंगे। दरअसल पिछले सप्ताह आतिशी ने भाजपा पर अपने 21 विधायकों को तोड़ने की कोशिश का आरोप लगाया था। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने भी सोशल मीडिया एक्स पर दावा किया कि भाजपा ने आपके 7 विधायकों से संपर्क किया और अपनी पार्टी छोड़ने के लिए 25-25 करोड़ रुपए की पेशकश की। भाजपा ने इसकी शिकायत पुलिस से की। पुलिस अब मामले में केजरीवाल और आतिशी से सबूत मांग रही है। पुलिस 2 बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर भी जा चुकी है। पहले दिन केजरीवाल घर पर नहीं थे। दूसरे दिन जब पुलिस केजरीवाल के घर पर पहुंची तो अधिकारियों को घर में घुसने नहीं दिया गया। रविवार को एक बार फिर केजरीवाल ने बिना सबूत पेश किए भाजपा पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वे हमें कहते हैं कि भाजपा में शामिल हो जाओ और आपको छोड़ देंगे। भाजपा ने इस पर करारा पलटवार किया। अरविंद केजरीवाल को मालूम है कि जब इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो ये सामने आएगा कि कोई भी विधायक को फ़ोन नहीं आया, कोई भी किसी से नहीं मिला, और ये सारी जो है अपना मनगढ़ंत कहानियां हैं, केवल अपनी छवि को बचाने के लिए। जो सच्चे होते हैं, जो ईमानदार होते हैं,
वो किसी चीज़ से भागते नहीं हैं। जो भागने वाले लोग हैं उससे वो दर्शाता है कि आपकी किस तरीके की सोच है, क्योंकि जो सच है उसको किस चीज़ का डर है। पुलिस की घर पर भले ही आतिशी से मुलाकात नहीं हो पाई हो, लेकिन बाद में आतिशी ने प्रेस वार्ता कर एक बार फिर भाजपा पर विपक्षी पार्टियों को तोड़ने का आरोप लगाया। ये कोई छुपी हुई बात ही नहीं है कि कौन आया था विधायकों की खरीद फरोख्त करने के लिए। तो ये बिल्कुल प्रत्यक्ष है, पूरे देश के सामने है कि कौन विपक्ष की पार्टियों पर केस कर रहा है। अरविंद केजरीवाल भाजपा पर आरोप तो लगाते हैं, लेकिन पुलिस को सबूत देने से बचते दिखाई दे रहे हैं। यही नहीं, शराब घोटाले मामले में ईडी पूछताछ के लिए 5 बार तलब कर चुकी है और अब तक एक बार भी वे पेश नहीं हुए हैं। लेकिन कानूनी एजेंसियों का सामना करने से बचने वाले केजरीवाल आरोपों का तीर छोड़ने से नहीं बचते दिखाई दे रहे हैं। भाजपा कह रही है कि केजरीवाल के झूठ के पीछे का सच अब उजागर होने वाला है। वो जांच से नहीं भाग सकते हैं, उन्हें जांच का सामना करना ही पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। 2024 के आम चुनाव में मोदी सरकार को टक्कर देने के लिए जिस इंडिया अलायंस ने आकार लिया था वो बुरी तरीके से बिखरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। गठबंधन के बचे कुचे दल अब भी सीटों के बंटवारे को लेकर आपस में लड़ रहे हैं और दबाव की राजनीति करते दिखाई पड़ रहे हैं। ताज़ा मामला समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के बयान से शुरू हुआ है, जो उन्होंने कांग्रेस के ऊपर दबाव बनाने के लिए दिया। लेकिन इससे पहले ममता बनर्जी से लेकर आम आदमी पार्टी जैसे घटक दल गठबंधन की एकता पर गंभीर सवाल खड़े करते रहे हैं और एक दूसरे पर कटाक्ष करते रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित CLEA कॉमनवेल्थ अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल सम्मेलन 2024 के समापन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ये सम्मेलन न्याय दिलाने में सीमा पार चुनौतियों के विषय पर आधारित था। इस मौके पर राष्ट्रमंडल देशों के अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल्स और अधिवक्ताओं ने आपसी अनुभवों को साझा किया। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित CLEA कॉमनवेल्थ अटॉर्नीज और सॉलिसिटर्स जनरल सम्मेलन 2024 के समापन कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय की अवधारणा को आत्मसात किया गया है, जो देश में न्याय की गारंटी को सुनिश्चित करता है। उन्होंने कहा कि तकनीक, व्यापार और प्रकृति ने दुनिया की भौगोलिक दूरियों को खत्म किया है। ऐसे में न्याय प्राप्ति में भी सीमाएं बाधा नहीं होनी चाहिए। इंडिया एज मेनी ऑब्जर्वर्स अब्रॉड have also noted, has emerged as a key stakeholders in the global discourse. I am confident that India has much to offer when it comes to international issues in justice delivery. India is not only the biggest democracy, but history shows that it is also the oldest democracy. With that rich and long democratic heritage, we can offer our learning in justice delivery in modern times. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जुर्म और व्यापार सीमा रहित हो गया है। न्याय प्राप्ति के लिए कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन को मूल मंत्र बनाना होगा। नए कानूनों से सबसे आधुनिक न्याय व्यवस्था मिलेगी। उन्होंने विश्वास दिलाया कि नए कानूनी प्रावधानों से प्रार्थी को 3 साल में न्याय मिल जाएगा। तो जो नए कानून क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के 3 कानून हम लेकर आए हैं, उसमें हमने टेक्नोलॉजी को भी स्थान दिया है और इसके साथ साथ FSL को भी स्थान दिया है। मैं सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये तीनों कानून का कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन होने के बाद किसी भी FIR को हाई कोर्ट तक 3 साल में न्याय मिल जाएगा, इतना हमने सुनिश्चित कर दिया। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि भारतीय संविधान में नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था की गई है। केंद्र सरकार ने गैर जरूरी कानूनों को समाप्त किया है ताकि आज के समय के हिसाब से न्याय व्यवस्था को लागू किया जा सके। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, जो पीनल व पनिशमेंट को प्राथमिकता में रखकर अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी, के स्थान पर न्याय की भावना को मूल में रखकर नई न्याय प्रणाली के रूप में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम को पारित करके जो संविधान निर्माताओं ने परिकल्पना की थी, उसको उन्होंने साकार किया है।
2 दिन तक चले इस सम्मेलन में सीमा पार न्याय प्राप्ति, आपसी सहयोग पर मंथन किया गया, साथ ही अनुभवों का आदान प्रदान भी किया गया। चंद्रशेखर, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। हेलो बेटा। मिस्टर विकास के साथ कौन है? बस बेटा थोड़ी देर और। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करें तैयारी। NPS जरूरी है। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड है। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए RBI कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद अगली खबर अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई। दुनिया भर में आर्थिक सुस्ती जारी है, लेकिन भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। भारत इस रफ्तार को और तेज करने में लगातार काम कर रहा है। भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर इंडस्ट्री 4.0 के अवसर पर तेजी से बढ़ रहा है और इस दिशा में PLI स्कीम बहुत कारगर साबित हो रही है। शनिवार को वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने स्कीम के सैकड़ों हितधारकों के साथ बड़ी बैठक करके स्कीम का लाभ लेने के लिए उद्योग जगत का आह्वान किया। कोरोना महामारी के समय देश को आर्थिक चुनौतियों से निकालने के लिए मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज का ऐलान किया था, जिसके तहत विभिन्न तरह के प्रावधानों को लागू किया गया था। मार्च 2020 में PM मोदी ने देश में मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना यानी PLI की शुरुआत की थी। इसके तहत मोदी सरकार में देश में उत्पादन गतिविधियों को बढ़ाने की जो कोशिशें की थी, उसका ही नतीजा है कि आज देश कई क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की ओर अग्रसर है। दुनिया में जारी आर्थिक सुस्ती के बाद भी भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। शनिवार को उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने PLI स्कीम के तमाम हितधारकों के साथ मंथन किया। PLI is one of the most successful programs, as was mentioned by nearly every participant. It's the first time all 746 of all sectors have come together. Otherwise, quarterly there's a review with each sector, which the ministry does. But DPIIT this time called all the 746. And all other officials, mostly at secretary level, were there. It was an absolutely outstanding engagement. उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना यानी PLI को 2020 में 3 सेक्टर में लागू किया गया था, जो अब बढ़कर 14 विभिन्न क्षेत्रों में लागू है। इसके तहत मोबाइल विनिर्माण, धातु और औषधीय सामग्री, चिकित्सा उपकरण, ऑटोमोबाइल और ऑटो कलपुर्जे, दवाइयां, स्टील, दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक एवं टेक्नोलॉजी उत्पाद, AC और LED, खाद्य उत्पाद, कपड़ा उत्पाद, सौर PV मॉड्यूल, एडवांस केमिस्ट्री सेल, बैटरी, ड्रोन और ड्रोन कलपुर्जे। PLI योजना में घरेलू और विदेशी कंपनियों को भारत में विनिर्माण के लिए 5 वर्षों तक उनके राजस्व के प्रतिशत के आधार पर वित्तीय लाभ दिया जाता है। करीब 4 वर्ष पहले शुरू हुई ये योजना भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गेम चेंजर साबित हो रही है। आंकड़ों के नजरिए से देखें तो 24 राज्यों के 150 जिलों में 746 PLI इकाइयां स्थापित हुईं।
अब तक करीब 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ। निर्यात में 3.20 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। 2022 और 23 में 2,900 करोड़ प्रोत्साहन राशि वितरित की गई। 3 वर्ष में मोबाइल विनिर्माण में 20% का मूल्यवर्धन हुआ। 2022 और 23 में 101 अरब डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक्स का उत्पादन हुआ। देश में 44 अरब डॉलर के स्मार्टफोन का उत्पादन हुआ। देश ने 11.1 अरब डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद का निर्यात किया। दूरसंचार क्षेत्र में उत्पादन बढ़ने से 60% आयात में कमी आई। ड्रोन क्षेत्र के कारोबार में 7 गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई। मोदी सरकार की कोशिश है कि इंडस्ट्री 4.0 के अवसर को गवाया ना जाए, बल्कि भारतीय क्षमताओं के आधार पर दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अगली खबर उत्तर प्रदेश से। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने नई पहल की है ताकि प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर अंकुश लग सके। योगी सरकार ने यूपी के सभी जिलों में सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसके तहत शहर के सभी सार्वजनिक स्थानों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले कैमरे लगाए गए हैं, जो किसी अपराधी की पहचान करने में ज़्यादा सक्षम है। इसके अलावा योगी सरकार ने शहरों को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की भी शुरुआत की है। बेटियों की सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा संकल्प, ये नारी सुरक्षा को लेकर डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता है। महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए योगी सरकार लगातार प्रयासरत है। एक के बाद एक कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्भया फंड के माध्यम से विभिन्न जिलों में सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से शहर के विभिन्न चौराहों और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर AI तकनीक से लैस कैमरे और CCTV की मदद से कड़ी निगरानी की जाती है। घटना होने के बाद इस तकनीक का प्रयोग कर आरोपी को जल्द पकड़ा जाता है। इस तकनीक से पुलिस रिस्पॉन्स टाइम में कमी आती है और त्वरित कार्रवाई करने में काफी मदद मिलती है। AI का प्रयोग शहरों को स्मार्ट बनाने के लिए भी किया जा रहा है। नगर निगम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। नगर निगमों में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ITMS और सेफ सिटी प्रोजेक्ट में इस तकनीक का प्रयोग करना शुरू कर दिया गया है। एक जगह से सब कुछ वहीं से उसको पता ही नहीं लगेगा, लेकिन अगले चौराहे पर इससे पहले कि कुछ हो तब तक राम नाम सत्य है की बात सामने आ जाएगी। एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एक तो सुरक्षा का बेहतर माहौल देगा और दूसरा ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए ट्रैफिक की व्यवस्था कहां पे जाम है ये देखने का काम भी इसके माध्यम से ट्रैफिक पुलिस करेगी। AI का उपयोग करने वाले सुरक्षा कैमरे वास्तविक समय में फुटेज का विश्लेषण करने और आपराधिक व्यवहार का पता लगाने की क्षमता रखते हैं। ये कैमरे लोगों को उनके कपड़ों से भी पहचान सकते हैं, जिसमें AI तकनीक अधिक तेजी से संदिग्धों को ढूंढ सकती है। प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए सेफ सिटी प्रोजेक्ट से महिलाएं अब खुद को काफी सुरक्षित महसूस करती हैं। एक प्रोजेक्ट हमारा मिशन शक्ति प्रोजेक्ट है, जिसके अंतर्गत ये समय समय पे बहुत सारे अभियान चला रहे हैं। एक अभियान इनमें से है सेफ सिटी अभियान का, जिसके अंतर्गत महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा के लिए ये टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए शहर के कोने कोने में CCTV कैमरे लगा रहे हैं। और इस कैमरे की वजह से अपराधियों में काफी डर है, क्योंकि उन्हें पता है कि कोई है जो उन्हें 24 घंटे देख रहा है। लोगों के अंदर अब डर बैठ गया है। लोगों की जो मानसिकता थी क्राइम करने की, वो अब डर की वजह से कम हो गई है, जिसकी वजह से महिलाएं जो है वो बहुत सुरक्षित महसूस करती हैं। NCRB के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली, केरल, हरियाणा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उड़ीसा जैसे राज्यों में यूपी से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध में उत्तर प्रदेश देश में 15वें स्थान पर है, जबकि सजा दिलवाने में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। आंकड़े साफ कहते हैं कि मिशन शक्ति जैसी पहल से उत्तर प्रदेश में न केवल महिलाओं के खिलाफ अपराध में कमी आई है, बल्कि यह महिला सशक्तिकरण की नई पहल भी साबित हुई है। विकास सिंह, लखनऊ, DD न्यूज।
बात मौसम की, इन दिनों पूरा उत्तरी भारत भीषण ठंड के असर से बेहाल है। उत्तरी पहाड़ी राज्यों में इन दिनों बर्फबारी हो रही है तो उत्तरी मैदानी राज्यों में बारिश, कोहरे और शीतलहर ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम के इस मिजाज से यातायात काफ़ी प्रभावित हुआ है, जिसके चलते रेल, सड़क और हवाई यातायात काफ़ी हद तक बाधित हुआ है इन राज्यों में। मौसम विभाग की माने तो अभी इस प्रकार के मौसम से जल्द राहत नहीं मिलेगी और पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी हो या मैदानी राज्यों में कोहरे, ठंड और शीतलहर का सितम अभी जारी रह सकता है। तो इस खबर के साथ फिलहाल न्यूज़ नाइट में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ फटाफट अंदाज में। आप देखिए इन खबरों को, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। भारतीय नौसेना के पराक्रम को लेकर केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि भारत ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल पावर के रूप में काम कर रहा है। भारत वसुधैव कुटुंबकम के साथ काम करते हुए दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता है। गौरतलब है कि नौसेना ने शुक्रवार को सोमालिया के पूर्वी तट पर एक जहाज को हाईजैक करने की समुद्री लुटेरों की कोशिश को नाकाम कर दिया था। बिहार के दोनों नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने आज दिल्ली में रक्षा मंत्री और गृह मंत्री से मुलाकात की। मुलाकात के बाद सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने डीडी न्यूज को बताया कि शीर्ष नेतृत्व के साथ ये शिष्टाचार मुलाकात है, जिसमें बिहार के विकास और संगठन पर चर्चा हुई। पश्चिमी बंगाल के भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने ममता बनर्जी के धरना प्रदर्शन को दिखावा बताया है। उन्होंने कहा कि असल काम तो धरने के पीछे हो रहा है। ममता बनर्जी सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि जनता अब जागृत हो चुकी है और जनता डरने वाली नहीं है। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए, फर्क नजर आए।